Hello and welcome everyone. This is Professor Siddharth Surana. I hope you guys are doing good. मैं तो हमेशा मस्त ही रहता हूँ. Welcome to lecture number 2, episode number 2, revision cum amendments for CA final direct tax, May 21, November 21 attempt. Hindi English mix, English version. सर फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर के बीच में इतना टाइम क्यों लगा? बॉस, मैं तो हमेशा मस्त रहता हूं. अब तक सिर्फ मैं बोलता था. नाउ बहुत मस्त है यार. दिस इज व्हाट सीए फाइनल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया आर सेइंग. यस, बिटवीन अवर फर्स्ट एपिसोड एंड सेकेंड एपिसोड वी हैड सीए फाइनल रिजल्ट्स. एंड व्हाट इफ आई टेल यू, when other people were protesting, my students were studying. When other people were busy doing nonsense things, my students were working hard. They were watching my amendment lectures, revision lectures, MCQ lectures. And thus, across the country, मेरे सब्जेक्ट के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट्स. yes, I say it with a lot of pride. Exemption of exemptions. I congratulate all my students. Heartiest congratulations for all the students who have cleared. So I have got Akshay, who is All India rank 6 from Kochi, and Piyush, All India rank 49 from Vashi. I wonder कि अगर किसी स्टूडेंट का रैंक आता है तो क्या उसका क्रेडिट एक सब्जेक्ट के प्रोफेसर को जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं. ट्रूथ ये है कि बस रैंक अगर बच्चे को आया है तो बच्चा खुद बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आया है, तब उसको रैंक आती है. खाली आपके सब्जेक्ट में अच्छे लाने से वैसे भी कुछ नहीं होगा. इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. हाँ, बात तो सही है. तो सर आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? नेक्स्ट टू पीयूष यू कैन सी आसिफा, 81 मार्क्स इन सीए फाइनल. बॉस, 2 अटेम्प्ट में टोटल मार देते हो ना तो लोगों को 81 नहीं आता. एंड जोयल 80 मार्क्स इन सीए फाइनल. आसिफा ने इनफैक्ट अपना जो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी है, दैट इज हाउ शी प्रिपेयर, रिवाइज्ड, मेड नोट्स, उसने ऑलरेडी वो भी शेयर किया है. दैट वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड बिफोर दिस एपिसोड 2. आसिफा का पूरा वीडियो अपलोड हुआ. तो ये सब में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ है. दिस इज, एंड बाय द वे, what if I tell you, Asifa was on old course, CA final all India rank 1 2 3 have got 61 53 ऐसा कुछ marks. AIR 1 is 61, AIR 3 is 53, AIR 2 is about somewhere in 70s, but she has got more than all of them, both Asifa and Joel. So I think I can at least take credit for this. They are willing to give me credit for that. But yes, Akshay and Piyush are rank holders. I congratulate them also. They have got very good marks in direct tax. But Asifa and Joel have got more than them. So, can one professor claim credit of ranks? No. हाँ तो no problem. Highest number of exemptions in CA final direct tax across the country. और किसी के नहीं. Exemption of exemptions. So, ये पूरा का पूरा list of students who have got, obviously ये थोड़ा vertical है. तो 27 and then second column में और 27 उस order में है. एंड देन दिस, इसमें 62 है. नाउ बैड न्यूज उन 3 बच्चों के लिए, 3-4 बच्चे कुछ है जिन्होंने ये पोस्टर पब्लिश होने के बाद में बोला सर आई हैव एन एग्जाम्पशन. तो पहले बताना था भाई, तुम्हारा भी नाम आता. इट इज मोर देन 65 एग्जाम्पशन नाउ, प्लस देयर आर सम स्टूडेंट्स नियर एग्जाम्पशन मार्क्स एंड ऑल. जस्ट एक आध मार्क के लिए एग्जाम्पशन रह गया, बट स्टिल दे हैव क्लियर्ड, ऑल ऑफ देम हैव क्लियर्ड ग्रुप 2 एंड सम हैव क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स, सो दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो मैक्सिमम रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट्स. बॉस, हालत ये हो गई है that there are people, other people are literally begging कि तुम्हारा एग्जाम्पशन है तो प्लीज मुझे बताओ क्योंकि आगे निकल गए. एंड हमारे जो एमसीक्यू के लेक्चर्स थे नवंबर 20 के लिए, बाय द वे सीजन 2 इज कमिंग सून, वेरी सून. वो यूट्यूब पे रहेगा, उसके लिए इट वोंट बी पेड. दीज रिविजन एंड अमेंडमेंट लेक्चर्स, दिस एमसीक्यू सीरीज, ऑल दैट विल कम ऑन यूट्यूब ओनली. सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल. सबसे ज्यादा इन बच्चों का कहना है कि उन एमसीक्यू के लेक्चर्स ने, दे वर्कड वंडर्स फॉर दीज स्टूडेंट्स. तो अगर आपका अटेम्प्ट मे 21 नवंबर 21 है, आई वुड सजेस्ट कि आप वो लेक्चर्स मत देखना है तो देखो. वैसे अगर आपको जल्दी करना है, बहुत जल्दी, बुक इज रेडी नाउ. बुक इज रेडी, पब्लिकेशन में चली गई है. अपने जितने इन हाउस बच्चों है उनके कुरियर भी इनिशिएट हो गए. एंड ऑब्वियसली एनीबडी एक्सटर्नली आल्सो कैन परचेज दैट एमसीक्यू book. We generally give it at cost price only. There is no profit that is made in books. It is only the printing and courier cost that will be given, and soft copies were provided only जब तक सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, तो सॉफ्ट कॉपी वर गिवन. ट्रेडिशनली वी हैव नेवर गिवन सॉफ्ट कॉपीज. प्लीज डोंट रिक्वेस्ट, देयर विल नॉट बी एनी सॉफ्ट कॉपी. एंड दोज लेक्चर्स आर कमिंग सून फॉर यू. सो एक बार ये अमेंडमेंट रिवीजन की सेशंस खत्म हो जाए, रिवीजन कम अमेंडमेंट, देन वी विल गो फर्दर. एंड फॉर दोज हु वांट द वीडियो लेक्चर्स, अब यार इतने अच्छे रिजल्ट है तो थोड़ी तो मार्केटिंग करूं. लिसन स्टूडेंट्स, अगर 10 साल के टीचिंग करियर में
क्वालिटी में, किसी भी चीज में मुझे बीट कर सके, लैंग्वेज के ऊपर कमांड में, कंट्रोल में इतनी एबिलिटी नहीं थी। अगर मैं कहीं एक चीज में किसी से पीछे रहा हूं तो वो थी मार्केटिंग। मैंने मार्केटिंग कभी की नहीं, मुझे लगा था जरूरत नहीं, लेकिन जमाना ही वैसा हो गया है कि लोग अंधाधुन मार्केटिंग कर रहे हैं। लैक्स ऑफ रुपीज पीपल आर स्पेंडिंग ओनली सो दैट देयर चैनल शो मोर सब्सक्राइबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू फूल द स्टूडेंट्स। तो थोड़ी बहुत मार्केटिंग अगर मैं कर भी लूं तो इट इज नॉट a crime. I am not going to get down to that level. Just information purpose, not marketing. That video lectures, हिंदी इंग्लिश मिक्स सेपरेट एंड इंग्लिश सेपरेट जैसे सारे लेक्चर्स होते हैं, एक्सेप्ट एमसीक्यू जो 95% इंग्लिश में होगा, 5% हिंदी ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब बच्चे वो देखते हैं। तो बोथ लैंग्वेजेस का फुल कोर्स लेक्चर्स आर अवेलेबल. यू कैन कॉन्टेक्ट अवर एडमिन टीम ऑन द गिवन नंबर एंड प्लस दोज हु हैव नॉट क्लियर दो. एंड ये एक बात समझ लीजिए, इतने सालों में मैंने कभी भी अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ा है, ना कभी छोड़ूंगा. तो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अमेंडमेंट, रिवीजन, एमसीक्यू वो सब तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर आने ही वाले फॉर एवरीवन. लेकिन इन केस आपको लगता है कि किसी और का ट्यूशन लेना इट वाज अ रॉन्ग कोचिंग डिसीजन एंड नाउ यू वांट टू रेक्टिफाई दैट डिसीजन टू सपोर्ट दो स्टूडेंट्स एट अ ridiculous price, that crash course is also available. In fact, to get an idea about what is the coverage etc, first 5 chapters of the crash course we are giving free for all. For that also you can contact our admin team. It's the same number for everything, it is the same number. And you can contact our admin team, they will help you out if you want multiple subjects, group 2 combo or DT with IDT combo, DT with costing combo. Some English lectures will be available in combo. Hindi English mix we are still looking for some combos, but in English you'll get the combo. So you can contact our admin team, your things will be sorted. All those who have not cleared, in fact other than that, if you have any other request or any particular doubt or anything, you can message your doubts or difficulties to the admin team also, and I will make it a point that I will to do the best that I can for you. Plus with the kind of results that we have got, our admin team is overloaded, means they don't keep एक फोन रखते दूसरा चालू, एक रखते दूसरा चालू. कुछ फोन कॉल्स शायद मिस भी हो जाते हैं, तो अगर पॉसिबल होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए. दिस इज ऑल्सो अ व्हाट्सएप नंबर, सो दे विल गेट बैक टू यू एट द अर्लीएस्ट. एंड प्लीज बी पेशेंट. अगर थोड़ा 2-4 दिन अगर ऊपर नीचे होगा, हैव पेशेंस, बिकॉज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हमने हार्ड वर्क किया था एमसीक्यू लेक्चर और वो सब बना के, लेकिन और एक्सपेक्ट अच्छा रिजल्ट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा आ जाएगा कि बाकी सबकी हवा निकल जाएगी, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था. एंड द टीम इज अ लिटिल बिजी, सो प्लीज cooperate with them also, and we are cooperating with you. We are here to give the best. So these are the announcements that I had to make before I start my revision cum amendment lecture का episode number 2 for CA final direct tax, paper number 7, May 21 November 21, हिंदी इंग्लिश मिक्स वर्जन. इफ यू रिमेंबर, हमारा जो लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था, वो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन का चैप्टर विद द न्यू टैक्सेशन रेजिम कर लिया. DTAA का चैप्टर इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल टैक्स पेपर 7 एंड पेपर 6 वो हो गया. हमारा कैश लोन्स हो गया. एंड देन आई स्टार्टेड एनआरआई टैक्सेशन. एनआरआई टैक्सेशन के अंदर सबसे पहले मैं कैपिटल गेन्स कर रहा था. नाउ सी, दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली प्रोसीड इन द ऑर्डर ऑफ माय टेक्स्ट बुक. आपने कहां से किससे पढ़ा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उस पे नहीं जा सकता हूं. मैं अपने तरीके से चलूंगा और आपको मेरे तरीके से एडजस्ट होना पड़ेगा. ओके, तो स्ट्रिक्टली गोइंग बाय माय टेक्स्ट बुक. मैं अपने फुल कोर्स के बच्चों को जिस सीक्वेंस में कराता हूं पूरे के पूरे लेक्चर्स, ये जो फुल कोर्स है या ये जो क्रैश कोर्स, दिस फुल कोर्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसका मैंने अभी अभी आपको ये दिखाया था, दैट दोज हु वांट फुल कोर्स एवरीथिंग इन डिटेल. आसिफा ने यही बोला है अपने वीडियो में कि जो इन डेप्थ लॉजिक व्हाई द लॉ मेकर क्रिएटेड द प्रोविजन, वो मैं सिर्फ फुल कोर्स में, इसलिए मुझे ड्यूरेशन ज्यादा लगता है. टाइम अगर आपको बचानी है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूं. देन क्रैश कोर्स एंड प्राइस इज ऑल्सो लेस, टाइम इज ऑल्सो लेस, बट आई ऑनेस्टली टेलिंग यू द जस्टिस जो मैं आपके साथ फुल कोर्स में कर सकता हूं, वो क्रैश कोर्स में उतना जस्टिस नहीं होता है, क्योंकि आधे ड्यूरेशन के अंदर हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कट होता ही है ऑब्वियसली. तो लेकिन मैं रिवीजन जो करा रहा हूं, ऑब्वियसली यहां पे तो कोई प्रोविजन के एक्सप्लेनेशन या लॉजिक और वो सब नहीं होगा, वो फुल कोर्स में ही होता है. और आसिफा को सबसे ज्यादा एडवांटेज उसके बारे में, वो उसने ही बोला है, उसी के वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो क्या क्या उसने बोला है. तो मैंने आपको एनआरआई टैक्सेशन में जैसे फुल कोर्स में कैपिटल गेन पढ़ाता हूं, वैसे मैंने कैपिटल गेन के कुछ प्रोविजंस कराए थे. सो व्हेन डज कैपिटल एसेट बिकम लॉन्ग टर्म, अबाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, अबाउट 10% स्पेशल रेट, एंड ऑल्सो अबाउट आपका जो स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन है, दैट इज 111 है, 112 है. सो नाउ दैट वी आर डन विद दैट कैपिटल गेन पार्ट, अब हम लोग ना मेन चैप्टर एनआरआई टैक्सेशन को
पढ़ेंगे मेन चैप्टर व्हाट इट इज वेरी क्विकली। ये जो है ना रिवीजन है, रिवीजन के लेक्चर्स है, याद रखना, कहीं पर भी एक्सपेक्ट मत करना दैट इट विल बी इन मोर डिटेल और लॉट ऑफ डिटेल, या तो उसके लिए फुल कोर्स और क्रैश कोर्स बने हैं। जैसे जैसे कोर्स कम होते जाएगा, ड्यूरेशन कम होएगा, तो एक्सप्लेनेशन भी कम होएगा। दैट ना इतना कॉमन सेंस सीए फाइनल के बच्चे के अंदर होना चाहिए। ओके, दीज आर ओनली रिवीजन लेक्चर्स। तो क्विकली बताएंगे। और प्लीज स्टूडेंट्स आप कंट्रोल योर कमेंट्स। सर कितना एपिसोड होएगा अभी बता दो। भाई रिकॉर्डिंग चालू किया है अभी, जैसे जैसे बनेगा वैसे आते जाएगा। सर पूरा टाइम टेबल दे दो, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बॉस, आप बॉस हो, मैं आपके इधर जॉब करता हूँ। सर टाइम टेबल दे दो कब तक। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट फॉर यू। धीरे धीरे करके अब मैं ट्राई करूंगा। आई हैव गॉट सम कपल ऑफ ऑनलाइन जूम बैचेस गोइंग ऑन। जैसे ही मेरे वो बैचेस खत्म होंगे, मैं ये फ्रीक्वेंसी इन लेक्चर्स की बढ़ा दूंगा। एज ऑफ नाउ माई करंट कमिटमेंट्स प्लस आई एम बिजी विद सम अदर वर्क ऑल्सो। आई एम मेकिंग, मैंने बोला था क्या लास्ट लेक्चर में इसके बारे में, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ हैंड रिटन बुक। ये जो कलर्ड हैंड रिटन बुक है ना, ये कॉन्सेप्ट भी सीए कोचिंग में लाइक अदर कॉन्सेप्ट्स मैं ही लाया था। कलर्ड हैंड रिटन नोट्स ऑफ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने का वो सिस्टम जो है मैं ही लाया था। बस मैं उसको पीडीएफ स्कैन करके अपलोड कर देता था, बच्चे डाउनलोड करके पढ़ लेते थे। मैं अगेन एज आई सेड, मैं मार्केटिंग में हमेशा कच्चा रहा हूं, तो मैंने कभी उसको ऐसे मार्केट करके बुक बना के वैसा करने में कभी बिलीव नहीं किया है। बट नाउ आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू अ प्रॉपर बुक, proper colored handwritten book which will be better than any other book in the market. In any case, even if you are learning from handwritten book you need to learn detail. आप शॉर्ट में करोगे या बंद में करोगे, वो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। डिटेल स्टडी तो एवरीथिंग विल गेट कवर्ड। तो बेस्ट बुक बनाने में थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा, आई एम नॉट कमिटिंग कि May 21 के पहले आएगा क्या नहीं, बट November 21 के पहले पक्का आएगा। ओके, आई विल इंट्रोड्यूस सम चैप्टर्स ऑफ द बुक इन कोर्स ऑफ दीज लेक्चर्स। अमेंडमेंट कम रिवीजन के लेक्चर्स के दौरान कुछ चैप्टर्स, कुछ पेजेस दिखाओगे, 2-4 पेज देख लोगे ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा दैट दिस बुक इज गोइंग टू बी द रूलिंग बुक ऑफ द सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट इन द कमिंग ईयर्स। ओके, तो हम लोग क्विकली हमारा रिवीजन करेंगे। अभी के लिए जब तक वो बुक नहीं आ जाती ना, तब तक मुझे टेक्स्ट बुक से ही आपको कराना पड़ेगा। सो आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू हैव द टेक्स्ट बुक। एनआरआई टैक्सेशन क्या था, स्पेसिफिक असेसी, स्पेसिफिक इनकम, कॉम्बो अगर हुआ then there is going to be normal rate or special rate, whichever is beneficial. Combo नहीं हुआ तो normal rate. So you have to be the specific assessee, income has to be the specific income. If the combo does not take place, normal rate. If the combo takes place, then normal rate, but the special rate, but the special rate is optional. So you can pay at normal rate or special rate, whichever is beneficial. तो who is the specific assessee? कौन है वो NRI taxation के अंदर जो specific assessee? कौन है वो assessee? Individual सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों में से कोई भी एक। इंडिविजुअल सिटीजन या पीआईओ एंड नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द ईयर। इंडिविजुअल सिटीजन पीआईओ दोनों में से कुछ एक भी चलेगा। नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द ईयर, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द एनआरआई। एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक इनकम्स इन फॉरेक्स एसेट में से? व्हाट आर फॉरेक्स एसेट? शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, सिर्फ इंडियन कंपनी लिखा है, सो इट कैन बी पब्लिक एंड प्राइवेट। डिबेंचर एंड डिपॉजिट में से सिर्फ इट विल बी पब्लिक कंपनी। देन सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी अदर एसेट नोटिफाइड। इसमें से आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम जो रेवेन्यू इनकम होती है वो, या अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसीलिए तो हम लोग वो कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट बिफोर वी स्टार्ट एनआरआई टैक्सेशन पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम दीज एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इनकम और एलटीसीजी अराइजिंग फ्रॉम दीज एसेट्स, द ओनली टू इनकम्स। दैट मींस अगर एनआरआई को इसके अलावा कोई और इनकम हुआ, एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स। ओनली फॉर टू इनकम्स वी हैव स्पेशल रेट, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म capital gain. Investment income will be taxable at 20%, long term capital gain will be taxable at 10%. सरचार्ज तो डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम के ऊपर। अगर टोटल इनकम जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कर लिया, आफ्टर 50 लाख 10%, 1 करोड़ के बाद 15%, 2 करोड़ के बाद 25 एंड 5 करोड़ के बाद 37। माइंड यू, असेसी इज इंडिविजुअल, दिस चैप्टर इज ओनली एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल। एचईसी हमेशा लगता है 4%। सो हु इज द स्पेसिफिक असेसी? इंडिविजुअल, सिटीजन, पीआईओ, दोनों में से कोई भी एक, and non-resident. What are the specific incomes? Investment income and long-term capital gain. And what are the special rates? Investment income का 20%, LTCG का 10%. When you are opting for these rates, you will not get deduction of any expenses against investment income. You won't get any deduction of Chapter 6, no basic exemption. Whenever any income is taxable at special rate, no basic exemption, no Chapter 6, no deduction of expense, except वो जो resident individual और resident HUF को unexhausted basic exemption मिलता था अगेंस्ट 111A, 112 एंड 112A, यहां पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वैसे भी असेसी इज नॉन रेसिडेंट। एंड एज फार एज एलटीसीजी इज कंसर्न, ऑब्वियसली
ब्रोकरेज का डिडक्शन मिलेगा, कॉस्ट का मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, क्या नहीं मिलेगा? इंडेक्सेशन बेनिफिट. इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल, चैप्टर 6 से नॉट अवेलेबल, बेसिक एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल. सो कॉम्बो हुआ तो दीज रेट्स और यू कैन गो टू नॉर्मल रेट्स विच एवर इज बेनिफिशियल. लेकिन अगर कॉम्बो नहीं हुआ देन ओनली नॉर्मल रेट विल बी एप्लीकेबल. सो बेसिकली अगर आप स्पेशल रेट में जाते हो तो ये रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, नॉर्मल रेट में जाते हो तो सब कुछ नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से. तो फिर इन्वेस्टमेंट इनकम में आपको एक्सपेंस भी मिलेगा, बेसिक एग्जाम्पशन भी मिलेगा, चैप्टर 6 से भी मिलेगा. एलटीसीजी में आपको इंडेक्सेशन वहां भी नहीं मिलेगा बिकॉज नॉन रेसिडेंट सिक्योरिटीज पे नहीं मिलता है. वहां पे भी स्पेशल रेट है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. लिसन टू माय सेंटेंस, नॉर्मल रेट इज ऑल्सो स्पेशल. तो वहां पे भी आपको चैप्टर 6 और बेसिक एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. एंड देन इफ यू वांट एग्जाम्पशन तो 115F के अंदर एक एग्जाम्पशन दिया हुआ है, विद इन 6 months इन्वेस्ट इन अनदर forex asset. Here you will have to invest your net sale consideration. If entire net sale consideration is invested, entire capital gain will be exempt. Otherwise proportionate exempt होगा. मतलब सेल अमाउंट इन्वेस्ट करना है, गेन अमाउंट इन्वेस्ट करके नहीं चलेगा. If two conditions are fulfilled, no other taxable income and TDS is deducted. No other taxable income and TDS is deducted. तो फिर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. No other income and TDS is deducted, then no need to file return of income. Then last में we had section 115H and I. Already AI ने बोल दिया that these are optional, so you can go for normal. ये तो मैं चैप्टर के स्टार्ट से बोल रहा हूं. अगर आप रेसिडेंट भी बन जाते हो, then also you are allowed to take this special rate. You are allowed to take the special rate जब तक आपके पास वो एसेट है. अगर आप एसेट परचेज के टाइम पे नॉन रेसिडेंट थे तो जब तक आपके पास ये एसेट है तब तक आप स्पेशल रेट ले सकते हो. यू कैन अवेल द स्पेशल रेट टिल द टाइम यू आर होल्डिंग द एसेट. जब तक एसेट है तब तक आप इसको ले सकते हो. आर वी क्लियर? दिस वॉज अवर एनआरआई टैक्सेशन का चैप्टर और इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है, लेकिन बहुत बड़ा अमेंडमेंट है. इनफैक्ट फर्स्ट टाइम सिंस आई हैव एंटर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फर्स्ट एज अ स्टूडेंट सम इयर्स, देन सो मेनी इयर्स एज अ टीचर, पहली बार चेंज आया है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के अंदर. अब तक रेसिडेंशियल स्टेटस का, पहली बात तो सीए फाइनल में रेसिडेंशियल स्टेटस भी मैं पढ़ाता हूं बिकॉज इन एनआरआई इट इज रेलेवेंट एंड वंस असेसी इज नॉन रेसिडेंट देन इंटरनेशनल टैक्स इज एप्लीकेबल. तो अब तक आदमी रेसिडेंट कैसे बनता था? 182 डेज इन द करंट ईयर, या सेकंड ऑप्शन 60 डेज इन द करंट ईयर एंड लास्ट 4 years 365. और एक बार आप रेसिडेंट बन गए देन यू कैन बी आरओआर और आरएनओआर. बाय द वे इस चैप्टर में तो आप नॉन रेसिडेंट होगे तो ही आओगे, लेकिन यस ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी इज रेलेवेंट फॉर असेसमेंट प्रोसीजर एक्सेट्रा. तो आरओआर कैसे बनते हो? लास्ट 7 years का 730 डेज मिनिमम एंड लास्ट 10 में से मिनिमम 2 years यू शुड बी रेसिडेंट. व्हाट अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस? सबसे पहले स्टेप 1 में वी विल डिसाइड वेदर यू आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. इफ यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर यू विल बिकम resident. That means can I say ये तो existing है. If you are in India for 60 days or more during the current year and 365 days during the last 4 years, then you will be resident. ये भी existing है. Amendment जो ब्रैकेट में लिखा है वो है. Before I tell you कि ये ब्रैकेट में क्या amendment आया है, सबसे पहले ये देखिए रेसिडेंट बनने का एक तीसरा तरीका आया. अब तक आज तक इतने सालों से there were only 2 ways रेसिडेंट बनने का. 182 days, 6365. 182, 6365. There were only 2 ways of becoming resident. Now there are going to be 3 ways. एक और तरीका है. If your total income in India, aggregate of income arising or accruing in India, वो plus income outside India from a business that is controlled or a profession that is set up in India. मतलब आपकी इंडियन इनकम का टोटल और आपकी फॉरेन इनकम जो इंडिया से कंट्रोल होता है वैसे बिजनेस से कमाई, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अगर ये टोटल 15 लाख रुपया क्रॉस हुआ, if your total, which total, you have to see Indian income total and foreign income अगर आपका इंडिया से कंट्रोल हो रहा है वैसे बिजनेस में आपने फॉरेन इनकम कमाया, अगर वो टोटल 15 लाख क्रॉस हुआ, that means we can understand that you have got good amount of business connection in India, but you are not a resident in any other country, not a resident. तो जब मैं DTAA का चैप्टर क्लास में पढ़ाता हूं, आई टेल स्टूडेंट्स अबाउट पीपल जो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जब बताता हूं, आई टेल स्टूडेंट्स अबाउट पीपल जो थोड़े थोड़े दिन हर कंट्री में रहते हैं. 40 days इन इंडिया, 40 days इन अनदर कंट्री, 50 days, ऐसा थोड़े थोड़े दिन अलग अलग कंट्री में रहता है एंड दे बिकम नॉन रेजिडेंट एवरीवेयर. सो इन इंडिया यू आर अर्निंग, इन दैट कंट्री ऑल्सो यू आर अर्निंग, बट एवरीवेयर यू आर नॉन रेजिडेंट. सो अब इंडिया क्या बोलता है? लिसन,
अबे लिसन लिसन लिसन, इतना सा बात है, अगर तू किधर और रेसिडेंट नहीं, देखो शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर तू किधर और रेसिडेंट नहीं है तो तू इधर रेसिडेंट है. इफ यू आर नॉट अ रेसिडेंट एनीवेयर एल्स देन यू आर अ रेसिडेंट ओवर हियर. अगर आपका 15 लाख क्रॉस हुआ तो, नॉट ऑलवेज, और कौन सी इनकम पे 15 लाख देखेंगे, टोटल ऑफ इंडियन इनकम सोर्स प्रिंसिपल से जो आती है वो, एंड फॉरेन में अगर इंडिया से कंट्रोल हुआ तो इंडियन इनकम टोटल सोर्स प्रिंसिपल से, या फॉरेन में अगर इनकम है लेकिन इंडिया से कंट्रोल हुआ, अगर वो टोटल 15 लाख क्रॉस हुआ और तू कहीं भी और रेसिडेंट नहीं तो तू यहां पे रेसिडेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज यू गो टू भाड़, गो टू हेल, भाड़ में जा, समझा. और क्योंकि इन लोगों के लिए ऑलरेडी ये तीसरा वाला क्राइटेरिया आ गया है, तो देन इन दैट केस इनका ये जो 60 डेज है ना, उनको हम लोग चेंज करके 120 डेज बना देंगे. 120 डेज. सो 6365 विल चेंज टू 120,365. सी योर इनकम इज एक्सीडिंग 15 लाख. वो कौन सी इनकम है वो आई बिलीव आपको समझ में आ गया. इंडिया की इनकम और फॉरेन में अगर इंडिया से कंट्रोल हुआ है, वो 15 लाख क्रॉस हो गया है, वो 15 लाख क्रॉस हो गया. यार मियां 15 लाख क्रॉस हो गया. अब अगर आप किसी और कंट्री में रेसिडेंट नहीं हो तो आप इंडिया में ऑलरेडी रेसिडेंट बन गए, स्टोरी खत्म हो गई. You are not resident anywhere else, you are resident here. You are not resident anywhere else, you are resident here. No problem. But supposingly you are also resident कहीं और, supposingly हो सकता है ना आप कहीं और भी रेसिडेंट बने हो, मतलब ऑलरेडी वी आर मेकिंग यू रेसिडेंट ओवर देयर, उस कंट्री में उस लॉ के हिसाब से. तो फिर इंडिया में हम थोड़ा सा रिलैक्स भी कर देंगे इस 6365 को, जो 63, अच्छा 60 कहीं जा नहीं रहा है, ये खाली 15 लाख वो लोग के लिए चेंज हो रहा है. दैट 6365 will change to 120 and 365. Means listen, 182 days in the current year in India you are a resident. Indian income plus foreign income controlled from a source in India total exceeding 15 lakh, and you are not a resident anywhere else, then you are resident. If you are resident anywhere else, then this point won't apply. Supposingly 182 फुलफिल नहीं हुआ तो एक तीसरा तरीका है 6365, लेकिन जो दूसरे कंट्री में ऑलरेडी रेसिडेंट बन गए उनके लिए इट इज गोइंग टू बी 120 एंड 365. 120 एंड 365. एंड वी आर अवेयर कि ये जो सेकंड वाला कंडीशन है 6365 120 365 दो लोगों के लिए नहीं लगता है. सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट, बाहर रहते हैं इंडिया में विजिट के लिए, या इंडिया से बाहर अर्निंग एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए जा रहे हैं. एंड फॉर क्रू मेंबर अगर आपको याद होगा तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टे इन इंडिया. तो अगर आप रेसिडेंट बनोगे देन वी विल डू ROR or NOR, बट दिस चैप्टर वोंट अप्लाई बिकॉज दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट्स. और अगर आप नॉन रेसिडेंट बने तो ये सेकंड स्टेप होएगा नहीं. सेकंड स्टेप में क्या था, एक तो लास्ट 10 में से 2 साल यू शुड बी अ रेसिडेंट, एंड लास्ट 7 साल यू हैव टू बी इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर. एंड इन्होंने एक लास्ट अमेंडमेंट यहां पे किया. आपको पता है वो दो लोग जो ऊपर रेसिडेंट बन रहे बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, एक तो नॉट अ रेसिडेंट एनीवेयर एल्स, सो यू आर रेसिडेंट इन इंडिया अगर 15 लाख की इनकम क्रॉस हुई तो, एंड सेकंड इफ यू हैव बिकम रेसिडेंट एल्सवेयर देन वी विल मेक यू रेसिडेंट इन इंडिया बाय 120 365. वो दोनों RNOR रहेंगे, वो लोग कभी ROR नहीं बनेंगे, वो लोग कभी ROR नहीं बनेंगे, दे विल बिकम RNOR. सो दिस इज द अमेंडमेंट इन रेसिडेंशियल स्टेटस, फर्स्ट टाइम इन माई टीचिंग करियर, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम इन माई CA करियर. मुझे नहीं लगता लास्ट 15 साल में कभी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में, मुझे नहीं लगता क्या नहीं आया है भाई. 15 साल से तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में हूँ, लास्ट 15 साल में रेसिडेंशियल स्टेटस पहली बार अमेंड हुआ है. देखो निर्मला ताई है, उनको अमेंडमेंट लाने का शी हैज हॉबी टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स, कि यार क्या यार सब कुछ सेम, चलो ना कुछ चेंज करते, चलो तो चेंज करते हैं, बस हम वेट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर कब चेंज. ओके, तो शी हैज अमेंडेड रेसिडेंशियल स्टेटस also. So that was our chapter NRI taxation. Without wasting any time, we'll quickly go ahead. हम हमारे अगले वाले चैप्टर के अंदर चलेंगे. नेक्स्ट चैप्टर ऑर्डर ऑफ माई इंडेक्स, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स. जब ये चैप्टर चालू होता है कुछ बातें बच्चों को पढ़ाई जाती है. स्पेसिफिक इनकम, स्पेसिफिक असेसी, स्पेसिफिक इनकम. कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट सेम एज NRI. कॉम्बो हुआ तो यहां पर स्पेशल रेट इज कंपल्सरी. If the combo takes place, then here the special rate will be compulsory. That's the only distinction between NRI and special rate. Here it is compulsory. So we will be having section assessee income rate, section assessee income rate, section assessee income rate. अगर combo हुआ तो ये रेट कंपल्सरी है, combo नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट. तो NRI में कैसा होता है मालूम है? NRI में कैसे होता है? If you are
फॉलिंग इन द कॉम्बो, तो बेचारे स्टूडेंट को दोनों करना पड़ता है, नॉर्मल स्पेशल। कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल, हुआ है तो दोनों करना पड़ेगा। यहां पे अच्छा है ना, कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल, वो तो उधर भी वैसा ही था। कॉम्बो हुआ तो ओनली वन ऑप्शन स्पेशल, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, ओनली वन ऑप्शन स्पेशल। एंड वन मोर डिफरेंस आई वुड लाइक टू टेल यू, ये बताना जरूरी है दैट ये जो स्पेशल रेट्स दिए ये चैप्टर 12 है, दिस इज चैप्टर 12। वो जो एनआरआई है ना वो चैप्टर 12A है, दिस इज चैप्टर 12, दिस इज चैप्टर 12, वो चैप्टर 12 है। सर ये बताना क्यों जरूरी है? ये बताना इसलिए जरूरी है कि हमारा जो न्यू टैक्सेशन रेजिम है 115 BAA BAB फॉर कंपनीज, BAC फॉर इंडिविजुअल HUF एंड BAD फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एपिसोड 1 में बताया था उसके बारे में। हमारा जो स्पेशल रेट अंडर न्यू टैक्सेशन रेजिम है वो जो 115 BAA एंड एक्सेट्रा, अगर आप देखोगे BAA टू 115 BAD, आपको समझ में आता है वो इसके बीच में आएंगे, 110 और 115 BBG के बीच में आएंगे। एंड ये जो सेक्शन शुरू होते हैं ये कैसे शुरू होते हैं? दे स्टार्ट विद अ नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज। मैं आपको टेक्निकल भाषा समझा रहा हूं, टेक्निकल भाषा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एनीवेयर एल्स, मतलब अगर ये लगा रहे हो, नए वाले रेजिम में जा रहे हो, तो इनकम टैक्स का कोई और प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। सब्जेक्ट टू चैप्टर 12, मतलब चैप्टर 12 अप्लाई करेगा इवन इन न्यू रेजिम। दैट इज व्हाट आई टॉट यू जब मैं आपको न्यू रेजिम सिखा रहा था। मींस अगर आप ओल्ड रेजिम में रहते हो तब तो दीज प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, और आप आपके डिडक्शन वगैरह ले लो, नॉर्मल रेट के ऊपर टैक्स भर दो। यू हैव ऑप्शन ऑफ एनआरआई टैक्सेशन आल्सो इफ यू आर सैटिस्फाइंग कंडीशन। लेकिन अगर आप न्यू रेजिम में जाते हो तो इनकम टैक्स का और कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग एल्स। लेकिन चैप्टर 12 आएगा, लुक एट द सेंटेंस, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग एल्स बट सब्जेक्ट टू चैप्टर 12, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग एल्स बट सब्जेक्ट टू चैप्टर 12 मींस चैप्टर 12 विल अप्लाई इवन अंडर द न्यू टैक्सेशन रेजिम। सो हम लोग हमारे इनकम को स्प्लिट करेंगे, स्पेशल इनकम्स विल गो इन दी स्पेशल रेट्स जो भी है वो, एंड नॉर्मल इनकम विल गो इन नॉर्मल रेट्स। नॉर्मल रेट्स कैन बी एज पर ओल्ड और न्यू जो भी है, दीज रेट्स। खाली एक बात समझ लीजिए, एक लाइन अगर आप समझ गए तो मेरा काम हो गया। इस चैप्टर में जो स्पेशल रेट्स कंपलसरी में आपको बोला ना, वो न्यू रेजिम के लिए भी कंपलसरी है। भले आपका स्लैब चेंज हो जाएगा लेकिन यहां के जो रेट्स है वो कंपलसरी, और इंट्रोडक्शन के क्लास में आपको ऑलरेडी वो बोल भी दिया मैंने। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन ये नहीं लगेगा अगर आप न्यू रेजिम में चले गए, देन 12A इज नॉट 12, सो वी डोंट हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू 12A। मींस इन न्यू रेजिम एनआरआई आपको नहीं मिलेगा। ओल्ड रेजिम में यू कैन टेक नॉर्मल और एनआरआई, न्यू रेजिम में एनआरआई वोंट बी अवेलेबल, बट चैप्टर 12 स्पेशल रेट्स इज गोइंग टू बी compulsory. So in this chapter, if the combo takes place, combo does not take place normal rate, combo takes place special rate, compulsory, compulsory even in the new regime. So we have to see section assessee income rate, combo nahi hua normal rate, combo hua to compulsory special rate even in the new regime. And now that the special rate is compulsory, then we can safely conclude no deduction of expense, no basic exemption, no chapter 6 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो नो इंडेक्सेशन। ये जितनी भी रेट्स दिए सब बेसिक टैक्स है, तो सरचार्ज एचईसी ऐड होगा, सरचार्ज विल डिपेंड ऑन टोटल इनकम, एचईसी विल ऑलवेज गेट एडेड। हाँ, अगर डीटीडबलए है एंड दैट रेट इज लोअर देन दिस रेट तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। व्हेन वी से दिस इज स्पेशल रेट कंपलसरी, व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, इट इज कंपलसरी, बट डीटीडबलए इज एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, सो बिटवीन दैट एंड दिस whichever is beneficial. Okay, so once the combo takes place, special rate will be compulsory even in new regime. Only DTAA is going to be available as an option if beneficial. Surcharge HEC add करना है, no deduction of expense, no basic exemption, no chapter 6 से LTCG में, no indexation. अब हम सेक्शन देखेंगे। सबसे पहले सबको पता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 7 पेपर 6 इंटरनेशनल टैक्स 115A नॉन रेसिडेंट अदर देन कंपनी फॉरेन कंपनी, दो एसएससी। क्या क्या इनकम मैसिव अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस आउट हियर, मैसिव अमेंडमेंट। सबसे पहले तो ये डिविडेंड इनकम, लास्ट ईयर तक हम इसको इग्नोर करते थे बिकॉज डिविडेंड इनकम के ऊपर कंपनी यूज्ड टू पे डीडीटी, शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस अगेन दैट हैज टेकन प्लेस, डीडीटी इज अबॉलिश्ड। इंट्रोडक्शन में भी बताया था, क्योंकि वो डिविडेंड के ऊपर भी 25-37 वाला सरचार्ज नहीं लगेगा, बिकॉज दैट इज अबॉलिश्ड। अब ये 20% एक्टिवेट हो जाएगा। सो डिविडेंड इनकम फॉर नॉन रेसिडेंट इन अवर कंट्री, ये न्यूज सुन लीजिए, अब डिविडेंड इनकम के ऊपर नॉन रेसिडेंट टैक्स भरेंगे 20%। लाइकवाइज जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड भी आता था, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, वो भी एग्जेम्प्ट होता था। डिविडेंड 1034 में एग्जेम्प्ट होता था, म्यूचुअल फंड प्रॉफिट 1035 में एग्जेम्प्ट होता था। नाउ बोथ ऑफ देम विल बी टैक्सेबल एट 20%।
लेकिन आपको डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट से तो भी मिल सकता है ना. नाउ डोंट से दैट यू डोंट नो बिजनेस ट्रस्ट, दीज आर रिवीजन लेक्चर्स. बिजनेस ट्रस्ट से अगर डिविडेंड मिला, वो भी लास्ट ईयर तक एग्जाम होता था बिकॉज ऑफ डीडीटी. नाउ दैट विल बिकम टैक्सेबल. मोर डिटेल्स विल बी सीन इन बिजनेस ट्रस्ट, बट फॉर नॉन रेसिडेंट दैट डिविडेंड इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, वो यहां पे नीचे अलग से दिया है, डिविडेंड फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट विल बी टैक्सेबल है 10%. तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले भी क्लियर, वी आर डिस्कसिंग स्पेशल रेट्स, मतलब कॉम्बो चाहिए, मतलब ये जितनी भी रेट है खाली इस असेसी के लिए. अगर एक रेसिडेंट को इसमें से कोई भी इनकम हो गया तो नॉर्मल रेट लगेगा. ये पहली बात समझ लीजिए प्लीज. रेसिडेंट विल गो इन नॉर्मल रेट. रेसिडेंट को ये वाली रेट्स अवेलेबल नहीं रहेगी. ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में. दूसरी बात, नॉन रेसिडेंट को जब हम ये सेक्शन लगा रहे हैं तो नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ ये इनकम्स के ऊपर, इफ नॉन रेसिडेंट हैज गॉट अदर इनकम्स देन अगेन नॉर्मल रेट विल अप्लाई. कॉम्बो देखना है. सो नॉन रेसिडेंट 3 इनकम हमारी हो गई है. डिविडेंड फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट हुआ तो 10%. कोई और डिविडेंड किसी कंपनी से जो पहले एग्जाम्प्ट होता था वो हुआ तो 20%. एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड वो भी पहले एग्जाम्प्ट होता था 20. सो बिजनेस ट्रस्ट का 20, सॉरी बिजनेस ट्रस्ट का 10 एंड ऑल अदर डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड प्रॉफिट्स विल बी टैक्सेबल एट 20%. सो अगर अमेंडमेंट देखोगे तो खाली क्या हुआ है, जो टैक्सेबल इनकम एग्जाम्प्ट थी वो टैक्सेबल हो गई है 2020, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट वाला डिविडेंड टैक्सेबल है 10%. देन वी टॉक अबाउट द सेकंड इनकम. सेकंड में वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन, जिसके ऊपर भी 20% लगता है. इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन के ऊपर वी हैव ऑलवेज अप्लाइड 20%. लेकिन इफ इट इज इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, फ्रॉम इंडियन कंपनी अंडर अ लोन अग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देन अगर इट इज इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर इन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, तो या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट, ये सब के ऊपर हमेशा 5% रहा है. सो नॉर्मली इंटरेस्ट इनकम, देखिए डिविडेंड हो गया, बिजनेस ट्रस्ट का 10, बाकी सब कुछ डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड प्रॉफिट 20. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट. नॉर्मली इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट 20%. नॉर्मली इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट 20%. लेकिन ये जो केसेस है, कौन से केसेस? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंडियन कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, बिजनेस ट्रस्ट, और इस साल यहां पे एक अमेंडमेंट आया है, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, मतलब अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सिक्योरिटीज इशू करके पैसा रेस करने का है तो ये सब 5% में जाएगा. 5%. सो इंटरेस्ट के लिए हमेशा से 2 ही रेट थे, 25. अब कुछ और अमेंडमेंट्स आए. ये जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो आईएफएससी में थे, वो इशूड अप टू 31 मार्च 20 जो थे वो एग्जेम्प्ट होते थे. बट नाउ दे आर गोइंग टू बी टैक्सेबल एट 4%. Any bonds issued from IFSC from 1st April 2020 will be taxable at 4%. 1st April 2020. मतलब 20% से इनको सबको निकाल दिया. रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एक्सेट्रा ऑल दैट विल कम इन 5%. लेकिन जो IFSC वाले बॉन्ड्स थे जो एग्जेम्प्ट थे, दे विल कम इन 4%. एंड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स वो खाली इस पीरियड में 17 सितंबर 18 to 31st March 19 if the rupee denominated bonds were issued, then उनका उस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी इशू हुआ था उसके ऊपर एग्जेम्प्ट है. एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. नाउ इट इज, अभी अगर इशू हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, वी ऑल नो दैट. एंड सेकेंडली जो IFSC का एग्जेम्पशन था, दैट एग्जेम्पशन वाज इफ इट वाज इशूड अप टू 31st March 20, फ्रॉम 1st April 20 अगर इशू हुआ है तो 4%. दैट इज द चेंज. रॉयल्टी एफटीएस की बात करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो अमेंडमेंट वापस से देख लेंगे. देखिए डिविडेंड इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट 10%, वो अमेंडमेंट है, पहले एग्जाम था. ऑल अदर डिविडेंड 20%, वो भी अभी टैक्सेबल हुआ है, पहले एग्जाम था. म्यूचुअल फंड प्रॉफिट 20%. फिर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो नॉर्मल इंटरेस्ट का जो टैक्स रेट है 20%. 5 में क्या क्या जाएगा? इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंडियन कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज विच इज एन अमेंडमेंट, वो पहले नहीं था, वो अभी आया है. देन बिजनेस ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ QFI और FII ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ये सब 5 में जाएगा. इसके अलावा अगर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड 17 सितंबर 18 से 31 मार्च 19 इस पीरियड के अंदर इशू हुए तो उसका इंटरेस्ट अभी भी एग्जेम्प्ट रहेगा. इशू डेट देखनी है. इसके अलावा अगर IFSC में कुछ भी इशू होता था 1 सितंबर 19 के बाद तो वो एग्जेम्प्ट था, लेकिन 1 अप्रैल 20 से वो टैक्सेबल हो जाएगा एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ 4%. So these are the various rates of tax on interest income. And finally, if we talk about royalty and fees for technical services, we all know that royalty and FTS will be 10% subject to the provision of 44
DA. So 44 DA की conditions fulfill करोगे, so you get another option. और नहीं fulfill करोगे तो it is going to be taxable at 10%. So non-resident के लिए royalty FTS will be 10%. So now there are so many rates in this section and this is the most important section. इसके अलावा OFO, ये लोग जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एज वेल एज LTCG विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि रेट दोनों के लिए 10 है. देखिए LTCG अगर 10% का रेट होगा तो ऑब्वियसली इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा. बोथ आर गोइंग टू बी टैक्स्ड एट 10%. करेक्ट है, करेक्ट है. और म्यूचुअल फंड का जो एग्जाम था अभी, तो इसके ऊपर भी टैक्स लगना है. देन नॉन रेसिडेंट इनकम फ्रॉम नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और बॉन्ड्स ऑफ नोटिफाइड इंडियन कंपनी. देन डिविडेंड अराइजिंग फ्रॉम ADR GDR एंड इन दोनों को बेच के जो भी LTCG आएगा. पहले जो एग्जाम भी था अब सब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया. इन सब के लिए इट इज गोइंग टू बी 10% बिकॉज इट इज 10%, नो इंडेक्सेशन. ऑब्वियसली अगर यहां पे इनकम्स खत्म होती है तो रिमेंबर ऑल अदर इनकम्स विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिकॉज स्पेशल रेट इज गिवन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. देन वी हैव सेक्शन 115 ACA. फर्स्ट सेक्शन फॉर रेसिडेंट एम्प्लॉइज ऑफ एन इंडियन कंपनी या उस कंपनी की सब्सिडरी which is doing specified knowledge based industry or service. knowledge based industry और service आपको याद है, information technology, software, IT service, pharmaceutical, biotechnology, entertainment, any other notified. तो इनको अगर ESOP मिला और उसको उन्होंने ADR GDR में कन्वर्ट किया तो उसके डिविडेंड पे 10% एंड LTCG के ऊपर भी 10%. so no indexation. then we talk about income of FIIs. इनकम जो सिक्योरिटी से मिल रहे हैं, FIIs are allowed to invest in all securities. everything will be taxable at 20 except जो QFI वाला इंटरेस्ट 5% में जाएगा. तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा. जो भी QFI वाला है वो 5% में जाएगा और जो नॉन QFI वाला है वो 20% के अंदर जाएगा. QFI वाला 5%, नॉन QFI 20%. अदर देन दैट देयर विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विच एवर इज कवर इन 112 है, उसका बेनिफिट ले सकते हो 10% ऑन द एक्सेस ओवर 1 लाख एंड विच एवर इज नॉट कवर्ड उसके ऊपर डायरेक्ट 10%, मतलब फर्स्ट 1 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड फर्स्ट एंड ओनली सेक्शन इन द चैप्टर जहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए भी स्पेशल रेट प्रिस्क्राइब्ड है. अगर 111 में कवर होता है तो 15%, नहीं कवर होता है तो 30%. सो इफ एसटीटी इज पेड देन 15%, अदरवाइज 30%. और वो तीन ही ऐसे है, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी और म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. नेक्स्ट ऑल टाइप्स ऑफ कैजुअल विनिंग्स, ऑल असेसीज, ऑल कैजुअल विनिंग्स फ्लैट 30%. 115 BBA अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल टैक्स. नॉन रेसिडेंट फॉरेन नेशनल स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर, तीन असेसी है, तीनों का इनकम दिया है. स्पोर्ट्समैन का क्या क्या दिया है? गेम और स्पोर्ट, एडवर्टीजमेंट, कंट्रीब्यूशन टू आर्टिकल्स. एग्जाम में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, नवंबर 20 में भी आया था. 20%. स्पोर्ट्स एसोसिएशन को हम लोग गारंटीड अमाउंट देते हैं, उसका 20%. एंड एंटरटेनर को जो भी परफॉर्मेंसेस के लिए देते हैं 20%. ऑल दीज इनकम्स विल गो इन 20%. यहां पर एक हाई कोर्ट जजमेंट भी देखते हैं हम लोग क्लास के अंदर, दैट अंपायर एक्सेट्रा स्पोर्ट्समैन नहीं है तो वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे. ऑब्वियसली बीइंग नॉन रेजिडेंट्स इनका TDS कटने वाला है. एंड once TDS is deducted and there is no other income. एक था हमारा NRI और दूसरे इस चैप्टर के तीन लोग. कौन से तीन? 115A वाला, 115 AC वाला एंड 115 BBA वाला. इन तीन को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं. व्हाट आर द कंडीशंस? TDS deducted and no other taxable income in India. Next we have 115 BBT, an Indian company which is holding 26% or more in a foreign company. तो उस डिविडेंड के ऊपर कंसेशनल रेट हम लोग दे रहे हैं 15%. Any assessee if there is unexplained cash credit, unexplained income, unexplained money, unexplained investment, unexplained expenditure, basic tax 60% and compulsory surcharge 25% और 4% HEC जब ऐड होता है, ये इफेक्टिव में इसका जो टैक्स आता है, the effective tax will come to 78%. Unexplained cash credit 78%. Royalty income, if you are a resident who is true and first inventor, then आपको option, this is the only section in the entire chapter which is optional. You can go in normal or this. अगर आप ये option exercise करोगे तो 10% और एक बार लिया तो 5 साल के लिए it will be compulsory. And transfer of carbon credits again all SSC 10%. Most of these points we have already discussed. No deduction of expense, no chapter 6 and no basic exemption, no indexation. Even in special rates this will apply. DTAA है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो. इस चैप्टर के 3 सेक्शन A, AC एंड BBA में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं. 3 सेक्शंस नो नीड टू फाइल रिटर्न एंड 4th इज NRI. सो टोटली 4 केसेस इन इनकम टैक्स. ADR GDR का एक्सप्लेनेशन इज गिवन. नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस मैंने ओरली बोला था, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है. ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट दैट मेक द रिवीजन लेक्चर्स अ लिटिल मोर डिटेल,
आई एम गोइंग इनटू दिस मच, नहीं तो मैं ओरली खत्म करता था 3-4 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज भी हो जाता था. वी ऑल नो दैट. ओके, सो दैट वाज योर चैप्टर कॉल्ड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गो अहेड इन द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स. मैराथन होना चाहिए, रिवीजन है भाई, रिवीजन है, कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी हो रहा है. लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट चैप्टर इन द इंडेक्स. फर्स्ट न्यूज, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हियर बाय अबॉलिश्ड. कोई को बोला वाओ सर नाउ यू हैव टू टीच लेस. नो, तुम्हारा टाइम बचेगा. तो गधा जो न्यू टैक्सेशन रेजिम पढ़ाने में टाइम लगा उसका क्या, वो बोल. कोई टाइम बच नहीं रहा है, नेट में ज्यादा ही लग रहा है, पगार नहीं बढ़ रहा है खाली. एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज ऑल्सो अबॉलिश्ड. डीडीटी आईडीटी बोथ अबॉलिश्ड. सो इफेक्टिवली सिर्फ एक ही रह गया, डोमेस्टिक कंपनी. व्हाट इज डोमेस्टिक कंपनी? ऑल इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज इफ दे मेक अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया. तो अपने बाईबैक जब भी वो बाईबैक करेगी, चाहे वो लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो, लास्ट ईयर ही अमेंडमेंट आया था, लिस्टेड कवर हुआ था, देन 20% ऑन द गेन ऑफ द शेयर होल्डर. मतलब आपको हर एक शेयर होल्डर का एक्विजिशन प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑन द गेन. सो योर बाईबैक प्राइस माइनस द एक्विजिशन प्राइस, दैट डिफरेंस का 20% प्लस कंपल्सरी सरचार्ज 12%, कंपल्सरी 4%. यहां पे कोई ग्रॉसिंग अप नहीं होता है तो 23.296 इज द नेट रेट. पे विद इन 14 days, लेट पेमेंट पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ इंटरेस्ट लगेगा. और अगर फेलियर हुआ तो असेसी विल बी असेसी इन डिफॉल्ट. कंपनी एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफिसर विल बी हेल्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट. अगर आपका इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट भी है, एग्रीकल्चर वाली कंपनी भी बायबैक करेगी तो ये कंपलसरी है. आपको इस बायबैक टैक्स का, ये डायरेक्ट टैक्स है, इसका कोई पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा. बायबैक का मीनिंग वही जो आपके कंपनी लॉ के अंदर होता है. एक बार बायबैक टैक्स भर दिया, जैसे डीडीटी भी भरता था, आईडीटी भी भरता था, तो डिविडेंड और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता था. अभी वो अबॉलिश हो गया, इसलिए इट इज टैक्सेबल. सो नाउ वंस बायबैक टैक्स इज पेड, देन द कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट फॉर द शेयर होल्डर. वेरी स्मॉल चैप्टर. डीडीटी आईडीटी के निकलने की वजह से बायबैक टैक्स हैज बिकम अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर. आगे बढ़ेंगे. स्पेशल प्रोविजंस फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. पहले मैं आपको इसका टैक्स कंसेशन याद दिला देता हूं. First, we will compute qualifying amount. How do we compute qualifying amount? Profit into export upon total turnover. Profit into export turnover upon total turnover. That's our qualifying amount. 15 साल का टैक्स हॉलीडे, 15 साल का टैक्स हॉलीडे, लेकिन 15 के 15 साल को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया. ईयर 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15. 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15. For all 3 slots of 5 years each, we have to first compute qualifying amount. How are we going to do that? Profit into export upon total turnover. वो qualifying amount. First 5 years 100% deduction. Next 5 years 50% deduction, and third 5 years 50%, or the amount transferred to SEZ reinvestment reserve, whichever is lower. So qualifying amount is utmost important. For all 15 years you have to first do that. Profit into export upon total. Qualifying amount, first 5 years 100% of that, next 5 years मतलब year 6 to 10 50%, and year 11 to 15 50 है, but that amount or amount transferred to SEZ reinvestment reserve, whichever is lower. So very quickly condition देख लेते हैं. This is available to all categories of assessee, but you should be obviously exporting goods or services from SEZ. What are the conditions? You have to start your manufacture in previous year 5-6, AY 6-7, and previous year 19-20 के तक आपको खत्म होना होता. आप बोलेगा सर अभी हम तो previous year 2021 में, तो बस सुन लो, you are in PY 2021, लेकिन चालू करने के लिए रेस्ट्रिक्शन है, डिडक्शन के लिए नहीं. योर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शुड बी 5-6 से 19-20. इधर एवाई लिखा है 5-6 से 19-20 कमेंस हो जाने. कमेंस हो गया तो 15 साल का हॉलीडे मिल जाएगा. फर्स्ट 5 years 100, नेक्स्ट 5 years 50, एंड लास्ट 5 years 50, और अमाउंट ट्रांसफर टू एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट विचएवर इज लोअर ऑफ ये 50 और 100 क्वालिफाइंग अमाउंट के ऊपर लगता है. मैक्सिमम सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी 20%. सो न्यू होना चाहिए. Imported second hand will be counted as new, and maximum second hand local will be 20%. Your business should not be due to splitting up or reconstruction of an existing business. Then next, CA का रिपोर्ट आपको फर्निश करना है. एक अमेंडमेंट बहुत सारे चैप्टर में, जिधर जिधर CA का रिपोर्ट लगता है ना, CA का रिपोर्ट, ओके, उधर एक अमेंडमेंट आया है. नॉट जस्ट इन SEZ में, मैट में, AMT में, wherever a CA report is required certifying your deduction, चाहे आपका 80JJAA है, वहां पे सब जगह बोला था ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 139(1) रिटर्न फाइलिंग. अब व्हाट वाज हैपनिंग वाज लास्ट ईयर तक रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट और टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट दोनों सेम होता था, 30 सितंबर होता था. 30 सितंबर. वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस अमेंडमेंट, वो बाद में अमेंडमेंट डिस्कस हो गई असेसमेंट प्रोसीजर में. टैक्स ऑडिट वालों का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग सितंबर की जगह अक्टूबर हो गया है. बट टैक्स ऑडिट पहले होएगा, रिटर्न बाद में फाइल होएगा.
दिस इज स्टूपिड. इन ऑडिट वी हैव टू मेंशन के टाइम पे भरे, रिटर्न के पहले आपने आपके 43B के पेमेंट्स किए है कि नहीं, ऑडिट में लिखना पड़ेगा. और ड्यू डेट अभी तक गई भी नहीं, उसके पहले ही लिखना पड़ेगा. सो 30 सितंबर तक ऑडिट होगा एंड फिर 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल होगा. दोनों को अलग कर दिया. सो जिस सेक्शन में ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग किया था, उस सेक्शन में नाउ दे आर सेइंग ऑन और बिफोर 44AB ड्यू डेट. मतलब टैक्स ऑडिट के पहले आपको ये लाना पड़ेगा. क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन 3 स्लॉट में, 5 साल के 3 स्लॉट, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. और जो आप लास्ट 5 इयर्स में करते हो उसके लिए कुछ कंडीशन है दैट आपको वो जो पैसा एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में डाला है विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू यूज इट टू बाय मशीनरी. इतने टाइम के अंदर मशीनरी लेना है, मिसयूज नहीं कर सकते हो. एंड तब तक यू कैन यूज इट फॉर एनी अदर पर्पज एक्सेप्ट डिविडेंड, पेमेंट आउटसाइड इंडिया और एसेट आउटसाइड इंडिया. ये 3 को छोड़ के. और अगर आप कभी भी ये फंड्स को मिसयूज या अनयूज करते हो तो व्हाट इज द इफेक्ट, दैट इज व्हाट वी हैव सीन. सीए के रिपोर्ट के अमेंडमेंट के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सम अदर पॉइंट्स लाइक आप यहाँ पे लॉस ले सकते हो बिकॉज ये डिडक्शन है, ये एग्जेम्पशन नहीं है. सो अगर लॉस है यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट. दिस इज नॉट एन एग्जेम्पशन. मैक्सिमम डिडक्शन विल बी इक्वल टू योर ग्रॉस टोटल इनकम. रिमेंबर SEZ 10AA is not an exemption. 10 and 10AA are different. This is a deduction. इंटर बिजनेस प्रॉफिट फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होना चाहिए. और वैसे भी 20 करोड़ क्रॉस होता है तो ये तो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर भी आपका कवर हो जाएगा. सेम बिजनेस पे आप ये SEZ और 35AD दोनों नहीं ले सकते. सेम असेसी अलग अलग बिजनेस पे ले सकता है. वन बिजनेस 10AA, वन बिजनेस 35AD. सेम बिजनेस यू कैन नॉट टेक बोथ. एंड रिटर्न ऑफ इनकम हैज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया है तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स आपके चले जाएंगे. दैट वाज योर चैप्टर कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन. नेक्स्ट चैप्टर असेसमेंट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. क्विकली आपको इसकी याद दिलाता हूं. बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है? इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस ट्रस्ट और उनको यूनिट्स मिलता है और बिजनेस ट्रस्ट उनके बिहाफ पे आगे इन्वेस्ट करेगा. अगर रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो इट इज REIT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो इट इज कॉल्ड InvIT. REIT एंड InvIT याद है. We can buy shares in them and provide funding. We can buy debt in them and REIT can buy property also. याद आया? REIT can buy property also. और अगर उसमें हमने controlling interest ले लिया तो that company will be called what? Special purpose vehicle. So now this dividend, interest, etc. all the incomes, rent for business trust for REIT क्योंकि उसका खुद का property होता है. ये business trust को मिलेगा and then business trust अपने unit holders को ये profit distribute करेगा. That is how the structure of business trust works. Let us understand what are the provisions, tax provisions, specially including some amendments also. So business trust दो टाइप के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट वाले. इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम अगर आपको SPV से मिला, दैट मींस वेयर यू आर होल्डिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो तो एग्जाम था. तो लास्ट ईयर भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है, अभी भी एग्जाम है. नॉन SPV वाला डिविडेंड एग्जाम होता था बिकॉज ऑफ DDT. नाउ दैट विल बिकम टैक्सेबल एंड हाउ इट विल वर्क दैट वी हैव टू सी. SPV विल नॉट मेक एनी TDS. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज एग्जाम. अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल से इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है इट इज एग्जाम. लेकिन डिविडेंड फ्रॉम अदर देन SPV शैल बी टैक्सेबल फॉर द बिजनेस ट्रस्ट. सो लिसन, इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट, SPV से मिला तो नॉन SPV टैक्सेबल. डिविडेंड इनकम वाज एग्जाम्प्ट वेदर SPV और नॉन SPV बोथ. SPV is still exempt but non SPV will become taxable due to the removal of DDT and SPV means controlling interest. Then बिजनेस ट्रस्ट में हमको ये पता ही है रेंटल इनकम इज एग्जाम्प्ट. सो टोटली कितने एग्जाम्पशन हो गए? इंटरेस्ट फ्रॉम SPV एग्जाम्प्ट, डिविडेंड फ्रॉम SPV एग्जाम्प्ट एंड रेंटल इनकम एग्जाम्प्ट. लास्ट ईयर तक डिविडेंड फ्रॉम नॉन SPV भी एग्जाम्प्ट होता था, अभी वो टैक्सेबल हो गया. एंड दैट यू कैन नॉट से इज एन अमेंडमेंट ऑफ दिस चैप्टर. वेरी ऑनेस्टली दिस इज एन अमेंडमेंट ऑफ DDT चैप्टर. DDT डिड वो तो वो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गया. दैट मींस नाउ कैन आई से देयर आर ओनली 3 इनकम्स एग्जाम्प्ट. व्हाट आर द ओनली 3 इनकम्स? इंटरेस्ट SPV, डिविडेंड SPV एंड रेंट ऑफ रियल एस्टेट एसेट. और बाकी सब इनकम्स विल बी टैक्सेबल फॉर द बिजनेस ट्रस्ट. मतलब चाहे वो कैपिटल गेन हो, कुछ भी हो, कैपिटल गेन हो, एनीथिंग एल्स, इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन SPV हो, डिविडेंड फ्रॉम नॉन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर बिजनेस ट्रस्ट? MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट. MMR 30 प्लस 37 प्लस 4 42.744. लेकिन अगर आपका कोई 111 है या 112 है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो. सो पहले तो बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम में से 3 एग्जाम्प्ट इनकम निकाल दो. इंटरेस्ट फ्रॉम SPV, डिविडेंड फ्रॉम SPV, रेंट. जो बाकी बचा वो NTTI है, उसमें से 111 का 15%, 112 का 20% और 10 विदाउट इंडेक्सेशन एंड एवरीथिंग एल्स एट MMR. दैट इज हाउ बिजनेस ट्रस्ट का टैक्स स्टेटमेंट चलता है. अब हम बात करते हैं यूनिट होल्डर की. लेट्स बी क्लियर, विच एवर इनकम बिजनेस ट्रस्ट हैज पेड टैक्स, 3 इनकम को छोड़ के बाकी सब वो तो सब
exempt है. So interest from SPV which is exempt for business trust shall be taxable for non-resident unit holders. पता है नॉन रेजिडेंट के लिए 115A में देखा था 5% और TDS नॉन रेजिडेंट के लिए जो टैक्स रेट होती है वही होता है, और रेजिडेंट यूनिट होल्डर के लिए भी टैक्सेबल है. टैक्स रेट एज पर स्लैब्स रहेगा बिकॉज स्पेशल रेट इज ओनली फॉर नॉन रेजिडेंट एंड TDS will be 10% or 7.5%. If we talk about rental income, again rental income business trust ने exempt लिया है, so it is going to be taxable for unit holders. Both resident and non resident दोनों के लिए नॉर्मल रेट, क्योंकि स्पेशल रेट खाली किसके लिए दिया था, इंटरेस्ट के लिए और अभी डिविडेंड के लिए. तो रेंट विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स एंड TDS विल बी डिडक्टेड. नॉन रेसिडेंट के लिए तो जो एप्लीकेबल रेट है वो एट एप्लीकेबल रेट्स एंड रेसिडेंट के लिए 10%. और ये 10 के साथ मैंने 7.5 क्या लिखा है, TDS के कुछ सेक्शंस में ड्यू टू COVID-19 द रेट ऑफ TDS हैज रिड्यूस्ड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ दिस प्रीवियस ईयर 2021. आई विल टॉक अबाउट दैट व्हेन आई डू TDS चैप्टर. सो 10 विल बिकम 7.5, 25% रेट रिड्यूस हो गया. विल टॉक अबाउट दिस अमेंडमेंट आल्सो इन TDS चैप्टर. सो रेसिडेंट के लिए 10 7.5 10 7.5 फॉर आपका जो इंटरेस्ट फ्रॉम SPV है, आपका जो रेंटल इनकम है. नॉन रेसिडेंट के लिए जो टैक्स रेट होएगा वो TDS रेट. सो इंटरेस्ट के लिए 5% एंड रेंट के लिए एप्लीकेबल रेट. एंड नाउ डिविडेंड इनकम फ्रॉम SPV लास्ट ईयर तक बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर दोनों के लिए एग्जेम्प्ट रहता था. नाउ बिजनेस ट्रस्ट के लिए इट इज स्टिल एग्जेम्प्ट, तो किसी ना किसी को टैक्स भरना पड़ेगा. टिल लास्ट ईयर इट वाज एग्जेम्प्ट बिकॉज ऑफ DDT. नाउ DDT is removed, so we have to pay tax. Non-SPV business trust has already paid tax. SPV who will pay tax? Unit holder will pay tax. Dividend from SPV which is unconditionally exempt for business trust will now become taxable for unit holder. That is resident unit holder normal rate of tax and TDS at 10 or 7.5 and non-resident unit holder वो 10% जो 115A में अमेंडमेंट आया वो SPV वाला, क्योंकि नॉन SPV वाले पे कौन भर रहा है, बिजनेस ट्रस्ट खुद भर रहा है. एंड TDS will be at applicable rate for non-resident at applicable rate. So 115A is giving 10% tax rate and then 10% TDS. लेकिन only if the SPV is paying as per new taxation regime. अगर SPV नया वाला regime लेता है then only dividend is taxable for the unit holder, otherwise dividend is not taxable for the unit. सर इसका मतलब क्या होता है, तो सुनिए. इंटरेस्ट फ्रॉम SPV, डिविडेंड फ्रॉम SPV एंड रेंट, ये तीन इनकम बिजनेस ट्रस्ट एग्जेम्पशन ले रहा है. एवरीथिंग एल्स बिजनेस ट्रस्ट इज पेइंग टैक्स, चाहे इंटरेस्ट नॉन SPV हो, डिविडेंड नॉन SPV, नाउ अमेंडमेंट, कैपिटल गेन हो, एवरीथिंग एल्स बिजनेस ट्रस्ट हैज पेड टैक्स. तीन ही इनकम बची, इंटरेस्ट फ्रॉम SPV, रेंट एंड डिविडेंड फ्रॉम SPV. उसमें भी डिविडेंड फ्रॉम SPV लास्ट ईयर इग्नोर होता था बिकॉज ऑफ DDT. इंटरेस्ट फ्रॉम SPV एंड रेंट का जो लास्ट ईयर ट्रीटमेंट है वो अभी भी ट्रीटमेंट. चेंज इज ओनली अबाउट डिविडेंड फ्रॉम SPV. लास्ट ईयर इट वाज एग्जेम्प्ट फॉर यूनिट होल्डर्स एंड बिजनेस ट्रस्ट. बिजनेस ट्रस्ट के लिए वो अभी भी एग्जेम्प्ट है, खाली नॉन SPV टैक्सेबल हुआ है. अभी SPV वाला टैक्सेबल हो जाएगा तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए नहीं होगा, इट विल बी टैक्सेबल फॉर यूनिट होल्डर बट ओनली इफ दैट SPV हैज ऑप्टेड फॉर न्यू रेजिम. वो SPV कम रेट पे भर रहा है तो हमको ये बेनिफिट मिलेगा, हमको ये टैक्स भरना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिट होल्डर को टैक्स भरने का जरूरत no need to pay tax. That is what we are saying. Interest from SPV received by non-resident shall be taxable at 5% and dividend income only if the SPV has opted for 115BAA, then that will be taxable at 10%. जो भी होल्डिंग पीरियड अगर आपका बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स का है, अगर आपके शेयर्स का है और एक्सचेंज में आपको यूनिट्स मिला है तो वो ऐड होगा एंड नाउ 111A एंड 112A विल बी एप्लीकेबल. तो जब भी आप बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स बेचोगे, शॉर्ट टर्म हुआ तो 111A, लॉन्ग टर्म हुआ तो 112A, बिकॉज स्टॉक मार्केट में तीन कवर थे. कौन से तीन एसेट्स कवर थे? इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी यूनिट इन म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. तीन कवर थे. बट नाउ दे आर सेइंग, एक बार सेबी ने अमेंडमेंट लाया, बिजनेस ट्रस्ट कैन हैव अनलिस्टेड यूनिट्स. पहले ऐसा था कंपलसरी उसका यूनिट्स लिस्टेड होना चाहिए. अभी कंपलसरी लिस्टेड होएगा तो 111A 112A ही लगेगा. नाउ दे आर सेइंग लिस्टेड नहीं भी होएगा तो चलेगा, अनलिस्टेड भी चलेगा. अरे बॉस, अगर अनलिस्टेड चलेगा तो फिर नॉर्मल कैपिटल गेन्स अप्लाई, देन नॉर्मल कैपिटल गेन विल अप्लाई. देन यू कांट अप्लाई 111A 112A क्योंकि STT नहीं लगेगा. बिजनेस ट्रस्ट हैड टू कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड बिजनेस ट्रस्ट की इनकम विल बी टैक्सेबल एट MMR सब्जेक्ट टू 111A एंड 112. दिस आई हैव already told you. That's your chapter called assessment of business trust. Let's go ahead in the order of index. Next chapter that I have for you, assessment of investment fund. जनरली ये दोनों को एक ही लेक्चर में कराया जाता है क्योंकि जिसको बिजनेस ट्रस्ट समझ गया, इसका स्ट्रक्चर समझ गया, इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट फंड्स, उनको यूनिट मिल जाएगा, एंड द इन्वेस्टमेंट फंड विल इन्वेस्ट फर्दर इन द मार्केट.
शेयर्स भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, खुद का बिजनेस भी हो सकता है. बिजनेस इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट. क्या बोला? बिजनेस इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट फंड. ऑल अदर इनकम्स पास थ्रू वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. बिजनेस ट्रस्ट में तो हमको देखना पड़ता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका खाली प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होता है यूनिट होल्डर के लिए. यहाँ पे वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल फॉर द यूनिट होल्डर. सो बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट फंड विल पे टैक्स एंड एवरीथिंग एल्स विल बी टैक्सेबल फॉर द यूनिट होल्डर. और वो जो सेट ऑफ का लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था, बिजनेस लॉस विल नाउ रिमेन विद द इन्वेस्टमेंट फंड, वो पहले भी उधर ही रहता था. अदर लॉसेस का हमने पास थ्रू शुरू कर दिया है. सो लॉसेस अदर देन बिजनेस विल बी पास थ्रू टू द यूनिट होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ होल्डिंग. लेकिन अगर आपका 12 मंथ से कम का होल्डिंग पीरियड है तो वो पर्टिकुलर लॉस आपका लैप्स हो जाएगा. सो सेट ऑफ विल बी डन बाय द इन्वेस्टमेंट फंड. कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? बिजनेस लॉस इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा, एंड बाकी के लॉसेस यूनिट होल्डर्स को जैसे प्रॉफिट देते हैं वैसे लॉस भी पास थ्रू कर देंगे. बट इफ इट वाज हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स देन पास थ्रू won't happen, and that change took place last year only. So if there were accumulated losses, तो जितना साल इन्वेस्टमेंट फंड ने कैरी फॉरवर्ड कर लिया नो प्रॉब्लम, बाकी के पीरियड के लिए फॉर द रिमेनिंग पीरियड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ चैप्टर इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड बाय द यूनिट होल्डर. और बोथ बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड दोनों के अंदर कोई भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वगैरह नहीं लगता, वो तो अभी अबॉलिश भी हो गया वैसे भी. सो बेसिकली दिस इज योर इन्वेस्टमेंट फंड चैप्टर. बिजनेस इनकम के ऊपर इन्वेस्टमेंट फंड भरेगा, ऑल अदर इनकम्स यूनिट होल्डर भरेगा, वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड or not distributed. That's the main difference, and this will take us to the, इस साल इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 के ऊपर हम लोग आ गए इन द ऑर्डर ऑफ अवर इंडेक्स. चैप्टर नंबर 10. लास्ट ईयर तक ये चैप्टर एक्चुअली डिविडेंड एंड बोनस ट्रिपिंग था. नाउ डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट है तो उसका कुछ होना नहीं है, सिर्फ बोनस ट्रिपिंग की बात करते हैं. इफ यू बाय विद इन 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट एंड सेल विद इन 9 मंथ्स आफ्टर द रिकॉर्ड डेट, तो अगर आपके यूनिट्स पे आपको लॉस हुआ है, ओरिजिनल यूनिट्स का लॉस विल बिकम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ योर बोनस यूनिट. एनी लॉस ऑन ओरिजिनल यूनिट विल बिकम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बैलेंस बोनस यूनिट्स दैट यू आर होल्डिंग. सो व्हेनेवर यू बाय और अक्वायर विद इन 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट, खाली यूनिट्स के लिए बोनस स्ट्रिपिंग, डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्योंकि एग्जेम्पशन निकल गया तो नॉट रेलेवेंट नाउ, एंड यू सेल विद इन 9 मंथ्स आफ्टर द रिकॉर्ड डेट, द लॉस ऑन ओरिजिनल shall become cost of acquisition of your remaining bonus units whatever are remaining with you. That's your chapter number 10 called dividend and bonus stripping. We have some really important chapters coming up. We have chapter 11 partnership, we have charitable trust where again massive amendments have taken place. We have political party electoral trust, MAT, AMT, that is all assessment of various entities. Business trust and investment fund is also included in that only, but I don't go by द स्टडी मटेरियल पैटर्न ऑफ ICAI क्योंकि मैंने इसको लॉजिकल चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है. तो अब एक ब्रेक रिक्वायर्ड है. सो वी विल टेक अप अ ब्रेक एंड वी विल कंटिन्यू अवर रिविजन कम अमेंडमेंट लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास. दीज एपिसोड्स विल स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेगा. वंस माय बैचेस विच विल गेट ओवर इन द नेक्स्ट वीक आर ओवर, उसके बाद में मैं इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर लूंगा. एंड जो भी बच्चे पूछ रहे हैं सर आप प्लीज एक शेड्यूल दे दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो. सी लिसन, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई एम अ प्रोफेसर नॉट अ यूट्यूबर. ओके, वो फेक सब्सक्राइबर्स और वो सब मैंने कभी किया नहीं है और मुझे वो सब जमता भी नहीं है. माई रिजल्ट स्पीक फॉर मी, माई स्टूडेंट्स का रिजल्ट स्पीक. वॉट माई स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट मी ऑटोमेटिकली प्रूव्स कि दूध का दूध पानी का पानी. तो मैं वो बोलते हैं ना कि पूरा दिन 24 घंटा यूट्यूब, मैं वो नहीं कर सकता. मैं जितना मेरी एबिलिटीज है उतना, मेरा काम पढ़ाना है. आई एम नॉट अ यूट्यूबर कि सर जल्दी रोज का. मैं ट्राई कर रहा हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, ट्राइंग टू अकोमोडेट इन माई शेड्यूल. एंड स्टूडेंट कम्युनिटी का कैसे भला हो सके, लास्ट 1 साल पूरी दुनिया के लिए खराब गया. आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. सो जैसे होएगा वैसे होते जाएगा. स्टे इन द फ्लो. बस इतना सा सजेशन है, अपलोड होते ही तुरंत देख लिया करो. ओके, सो डोंट वेट. देयर आर स्टूडेंट जिनको रिग्रेट है. क्या रिग्रेट है मैं आपको बताता हूँ. MCQ के लेक्चर स्टार्टिंग में रोज बोलता था डेली देखो, नहीं देखते थे. फिर लास्ट में जब पूरे 20 लेक्चर 20 घंटा 15 एपिसोड अपलोड हुआ, फिर बोलते देखना चालू किया. फिर 2-3 एपिसोड देखा, बोला यार अभी तो बहुत टाइम लग रहा है, रोज देखा होता तो अच्छा रहता. दे डिडंट वॉच एंड दैट्स द रिग्रेट. उनको मार्क्स नहीं मिला. कुछ बच्चों ने मैं अपलोड किया तुरंत देखा, तब जाके उनके हो गए. और इस बार के रिविजन लेक्चर्स थोड़े बड़े हो रहे हैं क्योंकि वी आर गोइंग इन अ लिटिल मोर डिटेल. दैट आई एम ऑनरिंग द रिक्वेस्ट ऑल्सो. जो भी चीज पॉसिबल होगी मैं ऑनर करता हूँ. सो प्लीज कोऑपरेट और प्लीज मेरे से कोई टाइम टेबल मत मांगो, बॉस मत बनो मेरे प्लीज. आई एम द टीचर एंड जैसे चलेगा वैसे चलने दो. एंड होप टू सी यू इन एपिसोड नंबर 3. ऑल द बेस्ट.
Thank you very much.